MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है अपनी ताकत को महसूस करने का। आज दिन है वैश्विक संदेश देने का। आज दिन है उस बात को स्पष्टता से समझाने का कि भारत के लिए, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारे कूटनीतिक हित, हमारे आर्थिक हित, हमारे व्यापारिक हित, हमारे कारोबारी हित उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसको जोर से बोलना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि कोई किसान विरोधी फैसले हम पर थोपे, अपनी करेंसी को हथियार बनाकर हम पर वार करे, हमारी विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करे और हम खामोशी से यह देखते रहें। आज इन सवालों के जवाब खुलकर दिए गए हैं, जोरदार तरीके से दिए गए हैं। वैसे तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन जिन्होंने हमसे कहा कि रूस से व्यापार मत करो, तेल मत खरीदो, आज वो तेल भी देख रहे होंगे और दर्शकों तेल की धार भी महसूस कर रहे होंगे। भारत रूस के ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ताकत के साथ कहा। उन्होंने कहा कि पुतिन के नेतृत्व ने संबंध मजबूत किए हैं। भारत और रूस का रिश्ता और जो दोस्ती है वो अटूट है, और इतनी अटूट है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह है। हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का जो चैलेंज है उससे, वैश्विक चैलेंज से हम मिलकर लड़ेंगे। और 2030 तक ECP के लिए सहमति बनी है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए सहमति बनी है। एक और बड़ी बात इस साझा मंच से कही गई और यह कहा गया कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर बड़ा आघात है और आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस साथ हैं। इसके मायने क्या हैं यह भी आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। और सुनिए, अगर मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी, यह ध्रुव तारे की तरह है, तो पुतिन क्या बोले यह भी आपको जानना चाहिए। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को हथियार देते रहेंगे। मैसेज समझिए, आप संदेश समझिए। भारत को आधुनिक बनाने में हम मदद करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात कि बिना रोक टोक के तेल सप्लाई करते रहेंगे। भारत और रूस का जो बिजनेस है वो एक साल में 12% बढ़ा, यह कोट किया पुतिन ने। नए अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं हम लोग। रूस से सीधे हिंद महासागर सामान को पहुंचाएंगे। यह भी कहा कि भारत और रूस में 96% पेमेंट है। बहुत बड़ी बात है, अपनी करेंसी में 96% पेमेंट हो रहा है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, ना कि बाइपोलर। यह एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि विदेश नीति के लिए भारत जो चाहता है उसी बात पर पुतिन सहमत है। मतलब रूस यह बहुत स्पष्ट कह रहा है कि हम किसान हितैषी नीतियों के समर्थक हैं, फर्टिलाइजर बनाने में सहयोग करेंगे, व्यापार को $64 बिलियन से बढ़ाकर अगले कुछ सालों में $100 बिलियन तक ले जाएंगे, अपनी अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर के सामने नहीं झुकेंगे। और आपकी स्वतंत्र विदेश नीति से भी, भारत की स्पष्ट विदेश नीति से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जाहिर है जब यह तस्वीरें अमेरिका देखेगा तो रिएक्ट करेगा, कुछ समय में वो रिएक्शन भी आएगा और हो सकता है कि इस रिएक्शन के बाद टैरिफ बढ़ा भी दिए जाएं। लेकिन भारत अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ पहले भी खड़ा था और यह संदेश आज गया है कि मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आज उस गैंग से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उस गैंग से पूछना चाहता हूं जो यह ज्ञान दे रही थी कि भारत ने तो रूस को गंवा दिया है, अपना साथी खो दिया है। यह सवाल कर रही थी कि मोदी की विदेश नीति में कोई दम नहीं है, रूस के लिए जो किया गया वो ठीक नहीं है। उनके लिए आज की तस्वीर किसी सदमे से कम नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये किसी सदमे से कम नहीं है। और दूसरा सदमा जो लगा है वो विपक्ष को लगा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुतिन कारोबार करने आए हैं। पहले कहा गया कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष के लोग, नेता विपक्ष, और अब कह रहे हैं कि आपकी मदद नहीं होगी अगर पुतिन आए।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी मदद नहीं होगी, वो तो कारोबार करने के लिए आए हैं। अब भाई विदेश से क्या मदद आप चाह रहे हैं? रशिया हथियार दे रहा है, रशिया फर्टिलाइजर बनाने में मदद कर रहा है, परमाणु ऊर्जा के बारे में समझौते कर रहा है, 34 से लेकर 38% तक हथियार हम रशिया से खरीद रहे हैं और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, $100 बिलियन का कारोबार करने की बात कर रहा है। और क्या मदद चाहते हैं अखिलेश यादव, यह भी मैं पूछूंगा आज सवाल। लेकिन जब विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, तो यह विपक्ष के नेता निकृष्टता पर उतर आते हैं। दोस्तों, विपक्ष जो है वो निकृष्टता पर उतर आता है और सबसे आसान निशाना जो है वो सनातन धर्म बन जाता है। अब रेफरेंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को गीता भेंट की थी, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन इस बात से एक सीपीआई के नेता हैं हन्नान मोल्ला, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, ये बौखला गए हैं, नाराज हो गए। ये श्रीमद् भगवत गीता के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द है माल। ये सीपीआई के नेता हन्नान मोल्ला, इन्होंने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिसके पास चाय है वो चाय पिलाएगा, कॉफी है कॉफी पिलाएगा, और जिसके पास जो माल है वो माल देगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए गीता जो है भेंट की। अब आप जरा सोचिए, मैं पहले तो इनकी बात आपको सुनाना चाहता हूं कि ये हन्नान मोल्ला क्या कह रहे हैं, उनकी बात यहां पर आप सुनिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जरा सुनाते हैं इनकी बात को। क्या करेंगे, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है, उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। तो गीता में गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदुत्व इंसान को बांटने, आपस में लड़ाने बोलता नहीं, मगर मोदी का गीता तो सांप्रदायिकता के आधारित है। अरे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं? गीता पर टिप्पणी करने से पहले कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते? अब आप जरा सोचिए कि देश के नेता मिल रहे हैं, दो देशों के दो बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं। भारत की संस्कृति के जो प्राण हैं, हमारे दर्शन की जो सबसे जीवंत कृति है, सनातन की आत्मा जिसको कहा जाता है वो गीता, जिसमें कर्म करने का संदेश दिया गया है। कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जो हन्नान मोल्ला हैं, उनको इसमें भी हिंदू राष्ट्र की छवि दिखाई दे रही है। वो गीता को माल बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो भी इसी भगवत गीता में लिखा हुआ है। अध्याय है 2 और श्लोक संख्या है 63। इसमें लिखा है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से पैदा होता है स्मृति भ्रम विभ्रम, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये इसी गीता का कोट है, और शायद इसीलिए दिनकर ये लिख गए हैं, राष्ट्रकवि दिनकर ये लिख कर गए हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और क्या ये नेता अपना विवेक खो चुके हैं? दर्शकों, इसीलिए आज बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल मैं करना चाहता हूं कि मोदी पुतिन मिले, दो देशों के बड़े नेता मिले, मोदी और पुतिन मिले, विपक्ष क्यों जले? क्या परेशानी है भाई इनको, क्या दिक्कत है? आज सवाल यही पूछूंगा, लेकिन पहले आज हुआ क्या क्या है वो बड़ी चीजें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है, और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। Last year, our bilateral trade turnover
has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around 64 billion US dollars. We are up to the task of getting this number to the level of 100 billion dollars. एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। तो आज जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बड़ी बातें कही गई जो इस वक्त आपने सुनी हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त रोहन गुप्ता हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त अवधेश जी जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर स्वरण सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। पंकज शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। तारिक अहमद लारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहला सवाल रोहन गुप्ता आपके पास मैं आना चाहता हूं। संदेश बहुत गए हैं, संदेश दूर तक गए हैं, 7 समंदर पार पहुंचे, लेकिन ये जो अंदर ही अंदर चलता है इस देश के अंदर कि भाई अगर कोई सामान्य तौर पर एक भेंट लेकर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को, एक राष्ट्र का प्रमुख अगर भेंट कर रहा है तो उसमें भी मीन मेक निकालेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। रोहन गुप्ता, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हर चीज में नकारात्मक राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, तुष्टीकरण की बात करना, इसी कारण तो विपक्ष का देश में ये हाल हुआ है। देश की जनता भरोसा क्यों नहीं करती? आज देश के राष्ट्राध्यक्ष एक भगवत गीता की रशियन में कॉपी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दे रहे हैं। ये तो हमारी संस्कृति की गौरव की बात है। इसमें भी यह बात करना कि हिंदू राष्ट्र कहां से आ गए भाई साहब? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए हर चीज में आप हिंदू मुसलमान करते हो? कभी तो देश को आगे रख लो। और शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज उन सबके मुंह पे एक करारा जवाब सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। वो लोग ये कहते थे भारत जो है यूएस के कारण दब गया, हमने सीज फायर कर लिया क्योंकि हमको ट्रेड डील करनी थी, इसीलिए हमने जो है युद्ध को रोक दिया। उन सबके मुंह पे भी एक करारा तमाचा सरकार ने मारा है। ये ऐसा भारत है कि उसकी नीतियां किसी भी देश के दबाव में आके नहीं निश्चित होगी। ये ऐसा भारत है कि आज विश्व में अपने प्रभाव से पूरे विश्व की इकोनॉमी को चलाने का दमखम रखता है। ये ऐसा भारत है कि जब उसको कोई प्रहार करता है 5.2% की वृद्धि से बढ़ के उन सबके मुंह पे जवाब देता है। ये भारत की जनता की पावर है कि आज सारे देशों को यह समझना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक नीति या विदेश नीति किसी भी एक देश के दबाव में आके नहीं चलेगी। सब लोग तो समझ गए, हमारे देश में जिसको राजनीति करनी है वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे और देश इसीलिए इस प्रकार की मानसिकता को स्वीकार नहीं करता। संदीप त्रिपाठी, देखिए आप लोगों ने जो बातें कही उनका जवाब आज इन तस्वीरों के जरिए मिला होगा, जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि रूस बहुत दूर हो गया है, रूस से हमारी दोस्ती नहीं रही। आज वो बोल कर गए हैं कि ये 100 बिलियन का कारोबार, 100 बिलियन डॉलर का कारोबार हम करने वाले हैं। और जब आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर विपक्ष के नेता ये पूछते हैं कि भाई हमारी मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। विपक्ष के नेता ये पूछते हैं कि गीता इसलिए दी क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। माल शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि पुतिन तो कारोबार करने आए हैं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और कारोबार करेंगे तो किसके साथ करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कौन सा कारोबार होता है जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता? मुझे लगता है कि क्या आप लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या है, बोलना क्या है, बदलना क्या है? संदीप जी।
पहली बात तो गीता पे कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस का स्टैंड ये कभी नहीं रहा है। पंडित अरे भाई, जवाहरलाल आपके नेहरू गठबंधन के जी ने लोग हैं, आप इसको बदल माना जाते हैं था। तुरंत कि हमारे गठबंधन के लोग फिर कहें कौन क्या कह रहा है, हमें नहीं मतलब। ये सीपीआई के नेता, मैंने नाम समेत चलाया, बाइट चलाई उनकी। अब सर इस तरीके से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। किस तरीके से हो? रोहन जी के साथ जो आपने, तो आप नहीं, आप सर, ये बताइए, रोहन आपने जी को कहा आपने कि डिबेट विदाउट नहीं हो इंटरप्रेट- पाएगी, आपने नहीं, आपने आपका अपने सवाल, गठबंधन के नेता को खारिज सवाल कर जो दिया। भी वो पूछ लीजिए, मुझे जवाब हाँ देना। बताइए। अब सर अगर अब भाजपा के कितने नेताओं का बयान बताऊं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण कराने वालों को आप गांव में घुसने मत दो, लाठी मारो, गाली दो, उनको घर में तो घुसने दो। भाजपा समर्थन करती है इस बात का। संजय निषाद ने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, सिंगी ऋषि के पुत्र है। भाजपा इस बात का समर्थन करती है, इस बात का जवाब लेंगे उनसे? नहीं ले पाइएगा ना, तो रिक्वेस्ट है, मेरी बात आने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, दो चीजें सर। अभी आपने कहा कि 100 करोड़ डॉलर, ऐसा कुछ आपने एक बताया, डॉलर शब्द का यूज किया। लेकिन जरा ये बताइए कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, भारत और रसिया के व्यापार में डॉलर का लेन देन तो बंद है, दोनों हो ही नहीं पा रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो कैसे डॉलर में आप निवेश करेंगे? पहली चीज तो यही गलत साबित होती है जो चला रहे हो आप लोग। डॉलर तो अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है, आप रूबल कहते, रुपया कहते तो समझ में आता। आप कह रहे हो कि डॉलर इतना निवेश करेंगे। भैया ये बताइए, जो चीज प्रतिबंध लगा हुआ है, आप तेल खरीद रहे हो, रूबल में खरीद रहे हो या चीन के युआन में खरीद रहे हो, मुद्रा में या यू की करेंसी में खरीद रहे हो, टोकूंगा तो आप कहेंगे ऐसे डिबेट नहीं चलता। एक होता है विचार, एक होता है बौद्धिकता, और एक होती है बौद्धिक शून्यता भाई साहब, है ना? एक होती है बौद्धिक शून्यता, है ना? अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा कम समझ में आता है, मुझे बताइए, भारत में रुपया चलता है कि डॉलर चलता है? भारत में रुपया चलता है कि डॉलर चलता है? भारत में रुपया चलता है ना? अंतरराष्ट्रीय नहीं, भारत में रुपया चलता है ना? फिर इकोनॉमी को हम ट्रिलियन डॉलर में या बिलियन डॉलर में क्यों नापते हैं? आप कहिए यहाँ तो डॉलर चलते नहीं, यहाँ तो रुपया चलता है। अरे भाई, किसी चीज के मेजरमेंट होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिसाब से किसको कितना बिलियन डॉलर जा रहा है वो कहने में आसानी होती है, उसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें रूबल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो उसी तरह से हो। ये बौद्धिक शून्यता का परिचय प्लीज मत दीजिए, डिबेट को सेंसिबल तरीके से चलने दीजिए, है ना? बहुत सेंसिबल मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना है कि आज के डेट में अमेरिका को मैं क्यों याद दिला रहा हूँ कि वो अमेरिका जहां मोदी जी लप्पी झप्पी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और हाउडी मोदी हो रहा था। आज बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, रोहन गुप्ता जी से जरूर पूछेगा कि 2016 के पहले रसिया ने, रूस ने कब पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया था? 70 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिया। और सर इतना विकास कर दिया भारत का कि आज रूस पहले यहाँ फैक्ट्री लगाता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ तो बिना स्टील फैक्ट्री लगती थी, आज मजदूर ढूंढने आ रहा है सर, 10 लाख मजदूर उसको चाहिए। अब तो फिर देखिए, फिर मैं फेंक दूंगा तो फिर कहेंगे आप बताइए। आपको एक चीज बताता हूं, रोहन गुप्ता, चूंकि रोहन गुप्ता जहां से मेरे साथ लाइव है इस वक्त, मैं जहां से लाइव है, अब देखिए फिर मैं ये कहूंगा, ये बिना पढ़े लिखे और बिना बोले, अभी बोलूं संदीप त्रिपाठी, अभी बोलूं, आपने रशियन प्रेसिडेंट को अभी हाल में सुना है? अगर सुना होगा तो उन्होंने बताया। अब मैं फिर बोलूंगा तो फिर आपको हिसाब किताब गणित का बिगड़ जाएगा। 12 से 13 बिलियन डॉलर, सुनिए मैं बताता हूं आपको, डेटा बताता हूं भाई। 12 से 13 बिलियन डॉलर रशियन कंपनी ने निवेश किया भारत की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जिसको टेक ओवर किया, और वो गुजरात की है। अब मैं 13 बिलियन डॉलर बोल रहा हूं तो फिर कहेंगे कि डॉलर में क्यों बोल रहे हैं, रूबल में क्यों नहीं बोलते? और 13 बिलियन डॉलर का हिसाब आप लगाइए कितना निवेश हुआ। आप मजदूर ढूंढ रहे हैं, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन जी, आप आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राम मोहन जी, सबसे बड़ी चीज है जो नकारात्मक मानसिकता, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है।
देश कितनी भी वृद्धि से आगे बढ़े, देश के लिए गौरव का पल होगा, जिनको हर चीज में विरोध करना है उसको आप क्या बोल देंगे? जब देश आगे बढ़ रहा है, हमको कोई दबा नहीं सकता है। वैश्विक शक्ति के तौर पे आज भारत उभर रहा है। आज जो विश्व में पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत और रूस का 2030 तक का एक मिलकर सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जो हमारी सबसे बड़ी नीड है एनर्जी की, उसके जो जुड़कर जिस प्रकार से आज जो प्रस्ताव हुआ है, पूरे देश में विश्व के देश देख के आंखें खोल के रखे कि किस प्रकार से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता नया नहीं है राम जी। रशिया पूरे, और यही कहा मोदी जी ने कि ध्रुव तारे की तरह हमारा रिलेशन चमक रहा है। कई चढ़ाव उतार आए, बहुत कुछ हुआ, गर्मी हुई, सर्दी हुई, पर हमारे जो रशिया के जो रिश्ते हैं कभी भी नहीं खराब हुए। 25 साल से पुतिन इस रिश्ते के गवाह हैं, 10 साल से मोदी जी इस रिश्ते के गवाह हैं, और इसीलिए मजबूती से दोनों देशों ने जिस प्रकार से एक केमिस्ट्री भी दिखती है, जब कोई दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष आते हैं वो केमिस्ट्री भी विजिबल थी। तो मुझे लगता है कि ये इस मुद्दों पे जब एक दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष देश में है, किसी भी प्रकार की राजनीति ना करते हुए सिर्फ देश की बात करनी चाहिए, देश की वृद्धि की बात करनी चाहिए, प्रगति की बात करनी चाहिए। बाकी राजनीति तो हम बाकी दिन करते ही रहते हैं। पंकज जी, फिर ये क्यों मीन मेक निकालते हैं? या तो कोई बड़ी बात निकाल कर लाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये विदेश नीति का प्रॉब्लम है। समझ में आता है कि हाँ, ये कोई बड़ी गंभीरता से बात हो रही है और उसको लोग समझेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन कोई गीता को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा, कोई मेल मुलाकातों को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा। क्या आपको लगता है कि इतनी हल्की बातें होनी चाहिए? कोई हल्की बात नहीं हो रही है। देखिए, गंभीर बात यह है, आपने जैसे अभी कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि $100 बिलियन का करेंगे ट्रेड। तो मालूम है 60 बिलियन का निर्यात होता था भारत से रूस को 2014 के पहले। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, भारत से निर्यात रह गया $6 बिलियन। आज भारत से रूस को निर्यात है $5 बिलियन। अच्छा, टोटल ट्रेड रूस से भारत आयात करता है, सुनिए पूरी बात, टोकूंगा नहीं, 2014 से पहले टोटल ट्रेड कितने बिलियन डॉलर था? $64 बिलियन का सामान 12-13 गुना का फर्क है। $64 बिलियन को $100 बिलियन करना चाहता है, लेकिन हम अपने $5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं ये कोई बताएगा? मैं पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पूरा डेटा तो दे दीजिए। 2014 से पहले आपने कहा कि $8 बिलियन का निर्यात था, टोटल ट्रेड कितना था? टोटल ट्रेड मैंने बताया ना आपको, टोटल ट्रेड $50 बिलियन में $8 बिलियन था। आज रूस से हम लेते हैं $64 बिलियन का आयात, और रूस को हम भेज रहे हैं $6 बिलियन। आप ये बताइए कि रूस तो 64 बिलियन को, आप ये कह रहे हैं कि 2014 में 50 बिलियन डॉलर था। आप 5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं ये भी तो बताइए। दूसरी चीज, रोहन जी कह रहे हैं कि 25 साल से पुतिन और भारत के मजबूत संबंध है। अरे 25 साल से नहीं, ये संबंध कोई आज के नहीं है। ये संबंध जो 14 के पहले सरकारें चली 60 साल, उन्होंने जो आपस में विश्वास की बढ़ोतरी हुई उसके हैं। जून 55 में नेहरू जी गए थे सोवियत संघ, सितंबर में 55 में ब्रेजनेव जब भारत आए तब से संबंधों की शुरुआत हुई। फिर नेहरू जी 3 बार गए, इंदिरा जी कई बार गई, राजीव जी 3 बार गए। तो आज रूस के साथ आप जो गले मिल रहे हैं वो 60 वर्षों के परस्पर विश्वास का नतीजा है, एक दिन का नहीं है। अब आपने शुरू में जब अपने ओपनिंग कमेंट में आपने कहा विपक्ष निकृष्टता पर उतर आता है, वाह, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, किस भाषा पे बोलूं? मुझे आप देखिए, आपकी जहां तक टेक्निकल बात है मैं उसका अवधेश जी से रिस्पॉन्ड लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमारी गीता को माल बोलेगा, मैं क्या बोलूं? उसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मैं यूज करूंगा। अगर कोई गीता को माल बोलेगा, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? आप पंकज शर्मा मुझे सजेस्ट कीजिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। में अगर कोई कहे, अरे गीता के बारे में कोई कुछ कहे तो उसकी निंदा करिए। उसी की तो बात की आपने, सुनी नहीं फिर पूरी बात, और किसकी बात की? सत्ता पक्ष, अगर आपने बात नहीं सुनी और अधूरा कोट कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति है। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो फिर पूरी बात सुनिए। इतना ओछापन मैंने फिर वही बात कर रहे हैं आप। ये ओछापन उनको नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं गीता के बारे में, और मैंने उसको निकृष्ट बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई। ओछापन है क्यों?
मैं कह रहा हूं क्यों? ओछापन है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, उसको माल बताए और मैं उसको निकृष्ट बोलूं तो पंकज शर्मा को क्या तकलीफ है भाई? और निकृष्ट क्या होता है? निकृष्टता है। निकृष्टता क्या होती है? टिप्पणी मैं क्यों ना करूं? अगर कोई गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, गलत शब्द इस्तेमाल करे हमारी धार्मिक, जिसके ऊपर हमारी मान्यता है, उसको निकृष्ट ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये गिरा हुआ काम नहीं तो क्या है? लेकिन निकृष्ट बोलिए, मैं भी बोलता हूं कि और क्या बोला मैंने? लेकिन इस आपको बात को क्यों भी तकलीफ हो रही? निकृष्ट बोलिए कि विपक्ष के नेता को राजकीय भविष्य में न बुलाया जाना, इस तरह का ओछापन दिखाना, यह भी एक किस्म की अवधेश जी, निकृष्टता है। अवधेश जी को लेके आइए। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पंकज शर्मा पुराने पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस में गए हैं तब से इन्होंने सीख लिया है कि कांग्रेस में नहीं झूठे गया। आंकड़े ही दो। नहीं, कांग्रेस में नहीं गया। 2014 में जी अरे आप सर कांग्रेस के आप सेक्रेटरी के पद पर रहे, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं भी आपको इतने दिनों से जानता हूं सर, 84-85 से आपको जानता हूं। कैसे बात जो हर रहे तो आज थोड़े कह रहा हूं कि आज आप हैं और रहे, तो इसमें मैं बुरा नहीं मानता हूं भाई। आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपका विचार है, आपको अधिकार है रहने का, मैं उसको बुरा थोड़े मान रहा हूं। आपका जो विचार है उस विचार में जाना चाहिए, लेकिन रिएक्ट क्यों करते हैं? जब रहे तो रहना चाहिए, और आज अगर है तो वो भी कहना चाहिए। पत्रकार किसी पार्टी में जाएगा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्रकार फैक्ट तो गलत देगा ना। 2014 में राम मोहन जी, भारत और रूस के बीच टोटल व्यापार जो था 9.51 अरब डॉलर का था, जिसमें रूस जो है 6.34 अरब डॉलर का निर्यात करता था भारत को, और भारत 3.17 अरब डॉलर का करता था। अब इनको कहां से आंकड़ा मिल गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2015 में घट गया था, मोदी जी के आने के बाद व्यापार ही घट गया, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति थी। आज के समय में नहीं, आप पंकज जी को हटाइए मत, पंकज जी को रखिए भाई, ये बड़ा डेटा है भाई, साथ में रखिए। हाँ जी, नहीं तो ये नहीं, मैं पूरा सालों का डाटा दे सकता हूं ना, मैंने रखा हुआ है खोल के। तो क्यों अधूरा डेटा देते हैं भाई? हुआ है, मैं 10 वर्ष का पूरा निकाल के रख सकता हूं। क्यों अधूरा डेटा देते हैं? ये कहां से लेके आए? अवधेश जी बता रहे हैं भाई पूरा व्यापार ही 9 बिलियन डॉलर का है भाई। रूस के साथ नहीं, रूस के साथ रूस के साथ भारत ने अपने संबंध में कभी कोई कमजोरी की ही नहीं है। फिर भी ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो अब इसका कोई उत्तर है? मैं पूरा आंकड़ा दे दूंगा किस साल में कितने व्यापार थे। कहां से आप पंकज जी फंस गए हैं बुरी तरह, तो इसलिए आप उसमें मत फंसिए। अब मैं इस समय कर रहा हूं, देखिए नहीं, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं, आंकड़े सिर्फ आपके पास थोड़े हैं, आंकड़े तो सब सार्वजनिक हैं। मुझे ये बताइए कि अभी हम 5 बिलियन डॉलर कहां से ले आए हैं, निर्यात करते हैं? कहां से ले आए भाई? सोर्स बताइए, सोर्स बताइए, अधूरी डिबेट नहीं जाएगी। आप तो पत्रकार हैं, सोर्स बताइए। 8 बिलियन डॉलर हम करते थे वो सही निर्यात। नहीं, एक मिनट जी, करते थे। नहीं, ये ठीक बोले। 4.88 बिलियन का हमारा, सुनिए ना, हमारा निर्यात इस समय 4.88 बिलियन का है। ये ठीक है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। हम तो इस समय मैक्सिमम तेल ले रहे हैं ना उनसे, जो हमारा पेमेंट है वो मैक्सिमम तेल का है। और डिफेंस में जो है, डिफेंस में जो पहले से चला रहे वही है। डाइवर्सिफिकेशन अब करने की आवश्यकता है। और इस बार जो पुतिन आए थे, पुतिन जो पहली बार इतने बड़े कैबिनेट को लेकर के, अपने सेंट्रल बैंक के हेड को लेकर के, इकोनॉमी से जुड़े सारे डिपार्टमेंट के मंत्री को लेकर के आए थे, वो सारा लाए ही थे कि भारत के साथ हमको संतुलित करना है। और वो हमारे बीच समझौते हुए हैं। भारत ने कहा है कि भाई स्मार्टफोन आपके यहाँ हमारी कम बिक्री हो रही है, जबकि हम दुनिया में दूसरे बड़े उत्पादक हो गए हैं। हमारे कपड़ों की बिक्री कम है, वो बढ़नी चाहिए। हमारे दवा का निर्यात मात्र जो है 2.4 करोड़ डॉलर है, वो बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं बढ़े, वो चाह रहे हैं कि भारत की कंपनियां वहां इन्वेस्ट करें। प्रोफेसर स्वरण सिंह जी को इन कराना चाहता हूं, इसमें खोला जा रहा है। प्रोफेसर स्वरण सिंह जी, ये अखिलेश यादव जी ने कहा आज कि वो तो कारोबार करने के लिए आए हैं, हमको इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पुतिन का कारोबार का मकसद है, वो कारोबार करने आए हैं। अब कारोबार अगर हमारे साथ करेंगे तो फायदा किसका होगा, हमको थोड़ा समझाइए, और क्या नुकसान हमारा है इससे थोड़ा समझाइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है वो अपने ही राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर आज जिस तरह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से ऊपर है, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो जाहिर है उनको आकर्षण इसमें नजर आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे आज संकेत मिला है उसमें वो
संयुक्त उत्पादन की और वो बढ़ना चाहते हैं अगले 5 वर्षों में 2030 तक। उसमें फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा और फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़ा शुरुआत होने वाली है। पर मैं ये गीता के विषय पर 2 बात छोटे से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी आने वाले बड़े नेता को गीता दे रहे हों। गीता की पुस्तकें बराक ओबामा को दे चुके हैं, शिंजो आबे को दे चुके हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दे चुके हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर का कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, आप भारत के इतिहास में देखें तो शायद ही कोई प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे जिनके भाषणों में गीता का जिक्र आपको ना मिले। कहीं ना कहीं आपको गीता का जिक्र हर प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको मिल जाएगा। और तीसरी छोटी सी बात, यदि मुझे एक पुस्तक चुननी हो, भारत की नहीं दक्षिण एशिया के दर्शन की मुझे कोई एक पुस्तक चुननी हो, तो वो गीता है। इसलिए वो सभ्यता और दर्शन का हिस्सा है, वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं। और वो वाकई उसको रूसी भाषा में परिभाषित किया गया है। वो उन्होंने उनको दिया है एक सॉफ्ट पावर की तरह, एक अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी के नजरिए से। मुझे लगता है कि ज्यादातर दक्षिण एशिया के लोग और दुनिया भर के लोग जो दक्षिण एशिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखते हैं, गीता के बारे में जानते हैं और उनको मालूम है कि गीता में क्या कहा गया है, क्या दर्शन है गीता का। इसलिए उसको किसी एक धर्म से जोड़ना, उसको छोटा करना होगा मेरी नजर में। ठीक है। अब तारिक अहमद लारी, मैं अखिलेश यादव के बयान पर अगर सेंट्रिक होकर आपसे सवाल पूछूं तो आपकी कोई मदद होगी नहीं, तो फिर कैसे मदद होगी और कौन सा तरीका होगा? ऐसा क्या करे विदेश से आने वाला कोई बड़ा नेता या किसी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष जिससे हमारी मदद होगी? अगर ट्रेड से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके व्यवहार से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके हथियार देने से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मदद नहीं होगी, तो फिर कैसे मदद होगी? अखिलेश जी समझाएं और थोड़ा आप भी समझाएं। देखिए, पहले तो मैं CPIM के जो नेता थे उनकी बात का खंडन करता हूँ और समाजवादी पार्टी उससे अपने आप को 10 मजाक करती है, बहुत दूर रखती है। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर या उसकी धार्मिक पुस्तक के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करना का अधिकार नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपने दिमागी दिवालियापन में ये करता है तो उस पर आपको भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए, क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं तो कोई आपको काटता है तो आप उसको नहीं काटने जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पूरे विपक्ष को लपेटने की जरूरत नहीं है। उसमें जिस व्यक्ति ने कहा है उस व्यक्ति को लपेटिए, और उस व्यक्ति का नाम भी मैं भूल गया, दफा की बात है। और जहां तक मुझे लग रहा है CPIM और जितने भी ये हैं, ये किसी ईश्वर को मानते भी नहीं है। तो उस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि इन लोग की टिप्पणी किसी काम की नहीं है। किसी भी धर्म के मामले में इन लोग की टिप्पणी किसी काम की नहीं है। दूसरी बात, पुतिन जी आए और मोदी जी की नीति, हाँ ठीक है, बीच में मोदी जी की नीति थोड़ी गड़बड़ाई थी, अमेरिका की तरफ झुकाव हुआ था, लेकिन अमेरिका ने जैसे शुरू से धोखा देता रहा है वैसे ही धोखा दिया तो मोदी जी संभल गए और उन्होंने फिर वापस रूस की तरफ मुख किया। रूस ने भी संयम से काम लिया था कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक है जाए देख ले, जब कम धोखा देंगे तब उनको समझ में आएगा। तो समझ में आ गया। हम लोग तेल ले रहे हैं, लेकिन तेल का बेनिफिट हम लोग को, जनता को नहीं मिल रहा है। सरकार उसका बेनिफिट ले रही है, सरकार उस पर पैसा खा रही है, नेताओं की जेब भर रही है, बीजेपी की जेब भर रही है, और उनके सहयोगी जो वो है क्या कहते हैं इंडस्ट्री, तो उनकी जेब भर रही है। जनता को उस चीज का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वही अभी उन्होंने परमाणु पनडुब्बी देने की बात कही, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप पाकिस्तान के ऊपर इस पर हमला नहीं करेंगे। हम चीज खरीद रहे हैं, चीज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो हम तय करेंगे। हमको दूसरा ना बताए कि कौन हमें किसके ऊपर इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं तारिक? क्या तारिक, किसके ऊपर हमला नहीं करेंगे? थोड़ा आपकी बात। टिप्पणी ये जो पनडुब्बी का मामला है उस पे आया है कि रूस ने कहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस लिए हथियार खरीद रहे हैं हम? एक मिनट, तो किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं हम उसको झुंझुना बजाएंगे? यही तो हम भी कह रहे हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन सी यही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन सा सोर्स है? कर्नल साहब को मैं कराना चाहता हूं, शायद उनके पास कुछ जानकारी। ये एक्सक्लूसिव तारिक अहमद लारी ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त न्यूज। उसमें न्यूज पोर्टल पे आया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
मैं यही तो जानना चाहता हूं जो हमसे मिस हो गया। आप न्यूज ब्रेक कर रहे हैं तो मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह को इसमें इन कराना चाहता हूं। सिंह साहब, ये कौन सी डील है भाई? ये कौन सी डील है और कौन सा हथियार हम ऐसा खरीद सकते हैं? हमारा तो दुश्मन ही बगल में पाकिस्तान बैठा है। लारी साहब, कोई और देश होता तो मैं सुन भी लेता और समझ भी लेता उसको। लारी साहब, लारी साहब सुनिएगा। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी के सब एक रिस्पॉन्सिबल टीवी चैनल पर बैठे हैं। हर शब्द के तोल और मोल कर कर बात करिए, चीजों में ऑथेंटिसिटी लाइए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि चैनल गलत खबर दे रहा है, जो चैनल में पार्टिसिपेट करने वाले गलत खबर दे रहे हैं, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं दोनों पॉइंट्स इसलिए इकट्ठे कवर कर रहा हूं। फैक्चुअली करेक्ट बात है कि हम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से $64 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी। इसमें से $53 बिलियन तो सिर्फ तेल के हैं। तो जो बात करी जा रही है कि 2014 में क्या हो रहा था, 15 में क्या हो रहा था, आप एक्सपोज हो जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपके ने एक अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया, मैं लास्ट 1 to 1 चल रहा हूं, कि पता नहीं किसने क्या कहा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया है। किसी ने, सर मिलने का क्या एजेंडा है? जरा एक आध कोई पॉइंट बताएंगे, क्या बताएंगे मिलकर? कौन किससे क्या बताएगा? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं जनाब। मैं आपको सेटिस्फाई करके दूंगा। मैं आपसे कि जनाब क्या था वो एजेंडा जो आप यहां पर वेट कर इस टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, उस एजेंडे का कोई 2 पॉइंट बता दीजिए। चलिए, आपने एक और अच्छी बात कर दी कि पैसा खा रही है सरकार। जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, उनकी तनख्वाह नहीं जा रही। उन्होंने मना किया। कभी एक बार आपने ये पारित किया, एक प्रपोजल डाला कि नहीं जनाब, हम इसका पैसा नहीं खाएंगे क्योंकि ये पैसा तेल का है। तेल का पैसा कौन खा रहा है? आपको क्या लग रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए वो तेल का पैसा खर्च नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए। या तो आप बोल दीजिए या आप अपनी पॉलिसी बोल दीजिए। आखिरी बात जो आपने कही है, क्योंकि वो ज़्यादा हमें हर्ट करती है, जनाब मैं अनफॉर्चुनेटली मैं मंडपम में था आज। मुझे कहीं ऐसा ना किसी ने पूछा, बताया, ना मैंने सुना कि हम कोई भी हथियार जो बनाएंगे, लेंगे, क्या करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक, एक बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, किस कंट्री का नाम ले रहे हो? क्यों पूरा का पूरा माहौल खराब कर रहे हो? दैट कंट्री डजंट डिजर्व अ नेम। उसका नाम लेना आपके लिए इंसल्ट होना चाहिए। रोहन गुप्ता, मैं लारी साहब आपके पास आ, लेकिन पहले रोहन गुप्ता के पास। जी हाँ, बोलिए रोहन जी। राममोहन जी, मैं यही कह रहा हूं, जो ये सारी डिबेट हो रही है, ये देश के लिए गौरव का क्षण है। कोई भी सरकार, कोई भी विपक्ष हो, सबको मिलकर, जब दूसरे देश के एक बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष देश में है, पूरे विश्व में हम परिस्थिति जानते हैं कि टैरिफ का दबाव है और देश ने एक मिलकर दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तब विपक्ष के नेता का ये कहना कि नहीं मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वापस से भगवत गीता देने पर उसके ऊपर भी सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की डिबेट भी होनी चाहिए। एटलीस्ट जब तक आज दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे हैं, तब तक इस प्रकार की नकारात्मक डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको भी ट्रैक सब लोग करते हो। ठीक है, आपके इश्यूज हो सकते हैं, पर हर चीज में विरोध करने से आपकी विश्वसनीयता कम होती। जिस दिन मोदी जी ने और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरी तरह से अटैक किया, और पाकिस्तान ने प्रेशर करके हमारे सैनिक को मैसेज करके नहीं, हमको जो युद्ध विराम करना है, बाद में युद्ध विराम हुआ, उस दिन से लेके आज तक के जो सवाल हैं, उसका पूर्ण विराम आज सरकार ने कर दिया है कि हम किसी के ना दबाव में आएंगे, ना हमको कोई ट्रेड के लिए दबाव में कर सकता है। संदीप त्रिपाठी, जो देश की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, और देश हमेशा से रशिया के साथ में एक अलाइन तरीके से आगे बढ़ा है एनर्जी के क्षेत्र में। संदीप त्रिपाठी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप जी। राममोहन जी, 2 पॉइंट आप समझिए। पहली बात तो कर्नल साहब ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने मिलने मिलाने पर सवाल खड़ा किया। कर्नल साहब, मैंने एक सेना से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल रोहन जी से पूछा था, उनसे जवाब तो नहीं मिला, आप दे सकते थे। हमने ये पूछा कि 2016 के पहले रूस ने कब जो है पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया था। आज वो वार्षिक, हर वर्ष उसका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्त के नाम से हर वर्ष हो रहा है। क्यों? ये किसकी विफलता है? जो रूस खुल के 71 में हमारे साथ खड़ा था, क्या वो 24 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था? पहली चीज। दूसरी चीज, सर एक बात और मैं कहूंगा, रोहन जी
राहुल सिंह कीर्तान जी को पढ़ा होगा बोलगा से गंगा। आज रूस का संबंध आप समझिए, वो जिस मूल निवासी और उस पर सवाल आरे पर खड़ा करते हैं, राहुल सिंह कीर्तान के हिसाब से तो यहाँ की जो बड़ी कम्युनिटी है वो जो है रूस से बिलोंग करती है, राहुल सिंह कीर्तान के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। तो आप आज संबंध आप नहीं बना रहे हो। और ये जो गीता ज्ञान आप दे रहे हो ना, गीता ज्ञान का ज्ञान खुद भी पढ़ लिया करिए। भेंट करने से गीता जी दिमाग में नहीं आ जाएगी। मोदी जी को कहिए कुछ का अध्ययन करके उसका इम्प्लीमेंट करें। आप बताइए, आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट किया, इंदिरा जी ने किया, हमारे राजदूतों की परंपरा रही है। त्रिपाठी जी, आपके नेता दिमाग में क्यों नहीं बैठाते? आप अपने नेताओं का नाम ले रहे हो। ये तो पहले ही स्वर्ण सिंह जी ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। लेकिन कितने लोगों ने दिमाग में बिठाया? अभी आपके रेवंत रेड्डी क्या सिखा रहे थे कि कुमारों के भगवान अलग, शराबियों के भगवान अलग, क्या क्या सिखा रहे थे? हैं? कितने फिर वही बात, क्या दिमाग में बिठाना है और किसके दिमाग में बिठाना है, थोड़ा उधर भी समझाइए ना। कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को ज्ञान देने के लिए बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर भी सिखा लीजिए। 5 सेकंड। किरण रिजिजू जी कैबिनेट मिनिस्टर है, भारत सरकार के एक बहुत बड़े अंग है। वो खुल के कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं जिसमें दम है, उखाड़ ले कुछ। क्या भाजपा का समर्थन करती है क्या? सर, किसी पार्टी की विचारधारा क्या है? नेता की विचारधारा माने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी भारत के सनातन के कौन से दर्शन को मानती है? बता दें। महत्वपूर्ण भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है जी। नहीं, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नए सिरे से दुनिया में एक विश्व व्यवस्था कायम हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उसमें भारत अपने विचार के साथ एक लीड ले रहा है। ये क्या छोटे लोगों की बात में हम पढ़ रहे, कैसे बात कर रहे हैं आदमी? ये असल में एक्सपोज हो रहे हैं, हम तेल लेते हैं, ये असल में एक्सपोज हो रहे हैं कि इनके लिए एक्सपोज हो रहे हैं। $100 बिलियन कुछ भी नहीं है, इनके लिए ट्रेड कुछ भी नहीं है, इनके लिए रशिया के साथ संबंध कुछ भी नहीं। इनको समझ नहीं है। इनके लिए केवल हल्की बातें। रूस से जो हम तेल ले रहे हैं उससे, रूस से जो हमने जी, एक मिनट अवधेश जी को बोलने दीजिए। अवधेश जी बोलिए। है उससे कितने अरब डॉलर की भारत ने बचत की है? इस रूस से जो हमने तेल लिया है उससे कितने अरब डॉलर की हमने बचत की है? इसका हिसाब है किसी के पास कि सस्ते तेल लेकर के बाकी के बैन के बावजूद हमने एक साहस दिखाया है। देखिए, इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तहस नहस करने की ओर कदम बढ़ाया गया है, उसमें भारत ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना के बाद ही कहा था कि अब आने वाले समय में जो है लेटर कोरोना वर्ल्ड सिस्टम कायम होने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। बिल्कुल पंकज जी, ये भी तो बताना पड़ेगा कि भारत अब वो देश है जो तेल का निर्यात कर रहा है। रूस और बाकी ये नहीं बताएंगे आगे चल रहा कि तेल का निर्यात यूरोप को हमने कैसे कर दिया। हम इस समय, हमारा तो अपना तेल है नहीं, हम दूसरे से लेते हैं। इसके बावजूद यूरोप को हमने अगर तेल बेच दिया, फिर आपको पॉलिसी नहीं दिखेगी कि पॉलिसी बेहतर है कि नहीं है। हम इसी बात को लेकर अमेरिका से टकरा गए, अमेरिका की बात हमने नहीं सुनी, फिर आपको पॉलिसी नहीं दिखेगी कि हमारी स्ट्रेट पॉलिसी है कि जो हमारे हित में होगा हम करेंगे। पंकज जी क्विक। हम अपना उत्पादन बढ़ाने की बजाय कहीं से लेके तेल और उसको कहीं बेच दें, ये तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। इसको अगर आप उपलब्धि मानते हैं और इसको एक आर्थिक क्रांति मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कारोबार होता है, तेल आयात करना पड़ रहा है। कारोबार क्या होता है? कौन सा कारोबार ये होता है कि हमने सस्ती चीज ली और उसके महंगे दाम लिए, देश को पैसा आया। और क्या कारोबार है? मतलब हमारे यहाँ पानी होता है, हम उसको तेल बना दें, तेल पर आत्मनिर्भर हो जाएं। जी, ये तो मिनरल है ना सर। आत्मनिर्भर हो जाए। आप बताइए, इतना अतार्किक, ये अब इतने सीनियर आदमी, इतने अतार्किक मैं ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने के लिए हमें अपने आंतरिक संसाधनों को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास आज समय नहीं है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इस डिबेट का हिस्सा बने। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH